हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मूवीज अड्डा ऑफिशियल चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बागी 4 मूवी को। फिल्म में कई जगहों पर जबरदस्ती के एक्शन सीन्स डाले गए हैं, यहाँ तक कि एनिमल मूवी का एक ब्रूटल सीन कॉपी करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी उतना असरदार नहीं लगता। बाटी के फाइट सीन्स भी ज्यादा इंप्रेस नहीं करते। लेकिन एक्शन से अलग अगर बात करें तो उसकी स्टोरी काफी हार्ट टचिंग है। अगर आप सिर्फ कहानी पर फोकस करके देखें तो ये एक वन टाइम वॉचेबल मूवी जरूर है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी की शुरुआत होती है जब एक ट्रक रोनी की गाड़ी को टक्कर मार देता है। गाड़ी सीधे रेलवे ट्रैक पर जाकर गिरती है। बुरी तरह जख्मी रोनी हंसते हुए आती हुई ट्रेन को देखता है, जैसे वो खुद ही मरना चाहता हो, लेकिन तभी लोग उसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स की कोशिश से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। उसका भाई जीतू लगातार प्रे करता रहता है कि वो ठीक हो जाए। करीब 6 महीने बाद रोनी को होश आता है। होश में आने के बाद रोनी अपने फोन में अलीशा की वीडियोस देखकर रो पड़ता है। अलीशा अब इस दुनिया में नहीं है, इसी वजह से वो जीना नहीं चाहता और बस मौत का इंतजार करता रहता है। यादों में खोया रोनी बहुत दर्द में है। तभी खिड़की से नीचे कुछ लोग डेड बॉडी ले जाते हुए दिखते हैं। उसका दिमाग और डिस्टर्ब हो जाता है और वो कहने लगता है कि असली मातम तो तब होना चाहिए जब किसी यंग इंसान की मौत हो। इसके बाद वो लोग रोनी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोनी उल्टा सबकी हड्डियां तोड़ देता है। ये सब जीतू ऊपर से मुस्कुराते हुए देख रहा होता है, जैसे उसके लिए ये रोजमर्रा की बात हो। बाद में जीतू उसे उसके साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाता है। यहाँ पता चलता है कि रोनी को हेलुसिनेशन होता है, मतलब कल वो जिस लड़ाई में उलझा हुआ था असल में उसके आसपास कोई था ही नहीं। कोमा से बाहर आने के बाद से रोनी अपने ही वर्ल्ड में जी रहा है। अब वो ना तो घर साफ रखता है और ना ही ढंग के कपड़े पहन। रोनी जब अपनी पिछली रात की रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे एहसास होता है कि उस वक्त उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। कंफ्यूज होकर वो वहां से चला जाता है। उसी समय डॉक्टर जीतू से उसके बचपन या फिर किसी लव स्टोरी के बारे में पूछते हैं। शायद उसी का असर अब रोनी के दिमाग पर हो रहा है। कोमा से लौटने के बाद से रोनी बार बार अलीशा नाम लेता रहता है, लेकिन असल में इस नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। अगर होती तो जीतू को जरूर पता होता। इसके बावजूद रोनी अलीशा की कब्र के पास बैठकर रोता है, जैसे वो बिल्कुल हकीकत हो। रात को जब रोनी घर लौटता है तो जीतू उसके लिए ओलिविया को भेजता है ताकि वो उसका मूड अच्छा कर सके, लेकिन रोनी को अलीशा के अलावा कोई नहीं चाहिए। फिर भी वो ओलिविया से घर साफ करवाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। ओलिविया चाहे जिस प्रोफेशन में हो, रोनी उसे रिस्पेक्ट देता है। बातचीत के दौरान ओलिविया रोनी से उसके प्यार के बारे में पूछती है। रोनी उसे वो सारी जगहें दिखाता है जहां वो अलीशा के साथ वक्त बिताया करता था। धीरे धीरे ओलिविया खुद को अलीशा की जगह सोचने लगती है और रोनी का प्यार देखकर उसे भी उससे लगाव हो जाता है। लेकिन एक दिन रोनी को घर में अलीशा का फोटो फ्रेम नहीं मिलता। उसकी जगह पर जीतू के साथ खिंचवाई तस्वीर रखी होती है। यहाँ तक कि फोन से भी अलीशा की सारी यादें गायब हो चुकी होती हैं। गुस्से से भरा रोनी जीतू पर टूट पड़ता है। पब्लिक में दोनों की लड़ाई होती है और घर लौटकर भी रोनी जीतू पर चिल्लाता है। जीतू उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि अलीशा सिर्फ उसके हेलुसिनेशन का हिस्सा है। हकीकत में कोई अलीशा कभी थी ही नहीं। पड़ोसी रोनी की हालत देखकर पुलिस बुला लेते हैं। गुस्से में भरा रोनी पुलिस वालों से भी भिड़ जाता है। नतीजा ये होता है कि एसीपी उसे अरेस्ट कर लेता है। पुलिस स्टेशन में जीतू सबको सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोनी यकीन नहीं करता। गुस्से में वो अपनी हथकड़ी तक तोड़ देता है। एसीपी उसे मौका देता है कि वो अपनी साइड बताए। रोनी कहता है कि अलीशा मर चुकी है और सबको उसकी कब्र पर ले जाता है, लेकिन वहां किसी और का नाम लिखा होता है। शॉक्ड रोनी पास की एक लेडी से पूछता है, मगर वो भी यही कहती है कि यहाँ कभी अलीशा की कब्र नहीं थी। अब रोनी पागलपन में वहां से भाग जाता है। एसीपी भी उसे जाने देता है ताकि वो खुद ही सच ढूंढ पाए। अब मूवी रोनी के पास्ट पर शिफ्ट होती है। रोनी एक डिफेंस ऑफिसर है, लेकिन जमीन पर होने वाले क्राइम देखकर भी वो चुप नहीं बैठता। क्रिमिनल्स को कहीं भी पकड़कर पीटना उसका आम काम है। इसी दौरान एक फाइट में उसने गलती से अलीशा का फोन तोड़ दिया। अलीशा के लिए उसका फोन किसी लाइफलाइन से कम नहीं था, ऊपर से अभी तक उसकी किस्तें भी बाकी थीं। रोनी उसे फोन की दुनिया से बाहर आने की बातें सुनाता है और जब तक उसका फोन ठीक ना हो अपना फोन उसे दे देता है। यही पहला इंप्रेशन अलीशा पर गहरी छाप छोड़ देता है और वो रोनी को पसंद करने लगती है। अलीशा अपनी सिस्टर कैथरीन के साथ एक फॉस्टर होम चलाती है। कैथरीन का लड़कों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए वो अलीशा को भी उनसे दूर रहने की सलाह देती रहती है। अगले दिन कुछ गुंडे बदला लेने के लिए रोनी पर हमला करते हैं। लड़ाई के बाद वो खुद ही उन्हें अस्पताल पहुंचाता है। वहीं उसकी मुलाकात फिर अलीशा से होती है और उसे पता चलता है कि अलीशा एक डॉक्टर है। धीरे धीरे रोनी भी उसके लिए फील करने लगता है और चोट के बहाने बार बार मिलने पहुंच जाता है। एक दिन रोनी ने अलीशा को चर्च बुलाया ताकि उसका फोन लौटाते हुए अपनी फीलिंग्स बता सके, लेकिन तभी कुछ लड़कों में झगड़ा हो जाता है और गोलियां चलने लगती हैं।
रॉनी उन पर टूट पड़ता है। तभी अलीशा रॉनी के ऊपर से गन हटाकर उसे अपने सीने पर रख लेती है, जैसे वो रॉनी के लिए अपना प्यार जताना चाहती हो। इस पल के बाद दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। कहानी अब फिर प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। यहाँ एसीपी रॉनी से अलीशा की मौत के बारे में पूछताछ करता है। रॉनी बताता है कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में अलीशा भी उसके साथ थी। एसीपी टोल टैक्स का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन उसमें रॉनी अकेला दिखाई देता है। रॉनी जो भी सबूत पेश करता है सब नकली साबित होते हैं। एक दिन सड़क पर उसे अलीशा की बहन कैथरीन नजर आती है। रॉनी दौड़कर उससे सच पूछता है, लेकिन वो कहती है कि उसका नाम प्रियंका है और वो किसी कैथरीन या अलीशा को नहीं जानती। आसपास मौजूद लोग भी यही कहते हैं। गुस्से से बेकाबू रॉनी एसीपी का कॉलर पकड़ लेता है और फिर से जेल में डाल दिया जाता है। दरअसल एसीपी तो उसकी मदद ही कर रहा था। इस बीच ओलिविया एक लॉयर के साथ आकर रॉनी की बेल कराती है और उसे अपने घर ले जाती है। रॉनी तेज बुखार और मानसिक तनाव से जूझ रहा होता है। ओलिविया उसकी देखभाल करती है और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगती है। एक पल ऐसा आता है जब वो रॉनी को किस करने वाली होती है, लेकिन तभी रॉनी बुखार की हालत में आई लव यू अलीशा बोल देता है। ओलिविया टूट जाती है, लेकिन उसका प्यार अब सच्चा हो चुका होता है। रॉनी को अचानक एक पेपर देखकर याद आता है कि उसने अलीशा के साथ एक ड्राइंग बनाई थी और उस रफ पेपर को उसने एक पेंटिंग के पीछे छिपा दिया था। वो तुरंत उसी जगह जाता है, लेकिन पाता है कि वो घर तो जलकर खंडहर बन चुका है। तभी अचानक कई लोग उसे घेर लेते हैं और जान से मारने की कोशिश करते हैं। रॉनी खुद से सवाल करने लगता है, क्या ये सब हकीकत है या वो अब भी किसी हेलुसिनेशन में जी रहा है। जब गुंडों ने रोनी पर हमला किया और उसका खून बहने लगा, तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब उसका हेलुसिनेशन नहीं बल्कि असली था। अब रोनी ने सब पर टूटकर उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया। इसी लड़ाई के दौरान एक दीवार के पीछे से रोनी और अलीशा की पेंटिंग निकल आई। सबको मार देने के बाद उसने एक आदमी को पकड़कर कंफर्म किया कि पेंटिंग में वही और अलीशा है। रोनी सोच में पड़ गया कि आखिर इतना ताकतवर कौन हो सकता है जो उसके आसपास के सभी लोगों को खरीदकर उसे पागल साबित करना चाहता है, और क्यों। सच जानने के लिए वो अपने घर लौटा, लेकिन जीतू वहां नहीं था। कबर्ड में भरी बंदूकें और ढेरों पैसे देखकर उसे शक हो गया कि जीतू भी साजिश में शामिल है। गुस्से में उसने जीतू को जान से मारने की धमकी वाला ऑडियो मैसेज भेजा और फिर उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंच गया। जीतू को गुंडों ने बांधकर बुरी तरह पीटा हुआ था और जैसे ही रोनी पहुंचा उसे फांसी पर लटका दिया गया। जीतू उसे भाग जाने की सलाह देता है, लेकिन रोनी अपने भाई को बचाता है। तभी दर्जनों गुंडे आ जाते हैं और जहर भरी सुई चुभाकर जीतू की हत्या कर देते हैं। इस दौरान रोनी को गोली भी लग जाती है। मरने से पहले जीतू बताता है कि वो रोनी को बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहा था, वरना गुंडे रोनी को मार डालते और फिर उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस जीतू की बॉडी मिलती है और उसके फोन में रोनी का भेजा हुआ मर्डर थ्रेट। इससे सबको लगता है कि रोनी ने ही अपने भाई को मारा है। अब पुलिस रोनी को ढूंढने ओलिविया के पास पहुंचती है। ओलिविया उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि रोनी कातिल नहीं है, लेकिन एसीपी मानता नहीं। इसलिए वो खुद रोनी को कॉल करके छिपने की सलाह देती है। उधर रोनी एक्सीडेंट वाले दिन को याद करता है। उस दिन वो अलीशा के साथ था। अलीशा अपनी बहन कैथरीन के बारे में कुछ बताने ही वाली थी कि तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसी हादसे में अलीशा की मौत हो गई थी। यही वजह थी कि रोनी बाद में ट्रेन को देखकर हंस रहा था। वो चाहता था कि अलीशा के साथ ही मर जाए। वर्तमान में रोनी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन पता चलता है कि किसी ने डॉक्टर की हत्या कर दी है। अब ये इल्जाम भी उसी पर लगने वाला था। सच्चाई तक पहुंचने के लिए रोनी कैथरीन को बुलाता है और चारों ओर आग लगाकर उससे पूछताछ करता है। घबराई कैथरीन बताती है कि उसे धमकाया गया था। अगर वो झूठ न बोलती तो उन बच्चों को मार दिया जाता जिनकी वो देखभाल करती है। तभी वही गुंडे फिर आ पहुंचते हैं जो जीतू को मार चुके थे। वो कैथरीन को भी खत्म करना चाहते थे, लेकिन रोनी उनसे भिड़कर उसे बचा लेता है। हालांकि कोई गुंडा उसके हाथ नहीं आया। इसी दौरान रोनी को एक फोन मिलता है जिसमें मिस्ड कॉल्स भरी पड़ी थी और वो सब ओलिविया की थी। इससे उसे यकीन हो जाता है कि ओलिविया उन्हीं के लिए काम कर रही थी और उसने उसे धोखा दिया है। गुस्से में वो ओलिविया से जवाब मांगने जाता है। ओलिविया मानती है कि वो पहले उनके लिए काम करती थी, लेकिन अब बदल चुकी है। तभी गुंडे दोनों को मारने पहुंचते हैं। इस लड़ाई में रोनी बच जाता है, लेकिन ओलिविया उसकी जान बचाते बचाते खुद मारी जाती है। ओलिविया मरने से पहले रोनी को सच बताती है। अलीशा अभी भी जिंदा है। उस एक्सीडेंट वाले दिन उसकी मौत नहीं हुई थी। रोनी तुरंत उसकी कब्र खुदवाकर कॉफिन चेक करता है, लेकिन अंदर तो सिर्फ पत्थर भरे हुए थे, कोई डेड बॉडी नहीं। अब सीन कट होता है चाकू पर। मूवी का असली विलन। उसने अलीशा को कैद कर रखा है और वो उससे शादी करना चाहता है। यहीं वो अपना पास्ट बताना शुरू करता है। असल में सालों पहले उसकी लाइफ में अवंतिका नाम की लड़की थी। अवंतिका हूबहू अलीशा जैसी दिखती थी। सेम उम्र, सेम मासूम चेहरा, लेकिन फर्क ये था कि अवंतिका भी चाकू की तरह ही बेरहम थी। वो भी लोगों को बर्बरता से मारने में पीछे नहीं रहती थी। अवंतिका उम्र के बड़े अंतर को जानते हुए भी
चाकू से शादी करना चाहती थी। चाकू भी उसे दिल से प्यार करता था और उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन उनकी शादी वाले दिन अचानक दुश्मनों का हमला हो गया। अवंतिका और चाकू ने मिलकर सबको खत्म तो कर दिया, लेकिन इस लड़ाई में अवंतिका को गोली लग गई और वहीं उसकी मौत हो गई। चाकू, जो कभी भगवान को नहीं मानता था, उसी दिन पहली बार भगवान के आगे झुक गया। उसने कसम खाई कि अगर उसकी अवंतिका उसे वापस नहीं मिली तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसी दौरान उसी दिन अलीशा और रोनी की मुलाकात हुई थी। रोनी और अलीशा दोनों को तभी अपने प्यार का एहसास हुआ, लेकिन दूर से इन्हें देखकर चाकू को ऐसा लगा मानो अवंतिका उसके पास लौट आई हो। उसके लिए अलीशा अवंतिका का दूसरा रूप थी। यही वजह है कि जिसने भी अलीशा को चोट पहुंचाने या छूने की कोशिश की, चाकू ने उन सबको बेरहमी से मार डाला, लेकिन रोनी को नहीं छुआ, क्योंकि अलीशा खुद उससे प्यार करती थी और उसके साथ खड़ी थी। चाकू के लिए ये असहनीय था, इसलिए उसने दोनों का कार एक्सीडेंट कराया। फिर चालाकी से रोनी और अलीशा को बचा लिया। अब वो अलीशा से कह रहा है, मुझसे शादी करो। चाकू अलीशा को बताता है कि वो उससे कितना गहरा प्यार करता है, लेकिन ये सब सुनकर अलीशा बेहोश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच है। अगले दिन चाकू फिर से अलीशा को शादी के लिए मनाने आता है, लेकिन अलीशा साफ कह देती है वो सिर्फ रोनी से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। चाकू उसे समझाता है कि उसका प्यार बाकी लड़कों की तरह नहीं है। बाकी लड़कों का प्यार बस जिस्म तक सीमित रहता है, पर उसका प्यार इन सब से ऊपर है। तभी अलीशा उसे चुनौती देती है, रोनी मुझे कभी नहीं भूलेगा, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अगर अगले 1 साल तक उसने मुझे भुला दिया तो मैं खुद तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। बस तभी से चाकू ने अलीशा की पहचान मिटा दी और रोनी की लाइफ से उसके सारे निशान गायब कर दिए। रोनी के हेलुसिनेशंस भी उसी ने करवाए ताकि वो अलीशा को भूल जाए। लेकिन सच ये है कि रोनी आज भी अलीशा को याद करता है, और अब जब उसे पता चल चुका है कि अलीशा जिंदा है तो वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। इधर एसीपी रोनी को पूरे शहर में ढूंढ रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा है, लेकिन रोनी कहीं नहीं मिलता। अचानक रोनी खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसे भरोसा था कि एसीपी उसकी बात सुनेगा और उसकी मदद करेगा। वो एसीपी को बताता है कि अलीशा जिंदा है। एसीपी उसे अपने कैबिन में बुलाकर पूरी कहानी सुनना चाहता है, लेकिन वहीं पुलिस स्टेशन में चाकू का एक आदमी मौजूद होता है, जो तुरंत चाकू को खबर दे देता है। इससे पहले कि रोनी एसीपी को सच बता पाता, पुलिस स्टेशन के बाहर धमाका हो जाता है। सारी पुलिस गाड़ियां उड़ जाती हैं और अंदर गुंडों का झुंड घुस आता है। एसीपी के कुछ लोग पैसे लेकर बिक जाते हैं और रोनी को उनके हवाले कर देते हैं। रोनी चुपचाप उनके साथ चला जाता है, क्योंकि उसे अलीशा के बारे में जानना है। उधर अलीशा के चैलेंज वाले 365 दिन पूरे होने का वक्त आ चुका था। आज आखिरी दिन था जब रोनी को बेवफा साबित करना था। चाकू अलीशा को रोनी और ओलिविया की एक तस्वीर दिखाता है। उसमें ओलिविया रोनी को किस करने वाली थी, लेकिन असलियत ये थी कि उस वक्त रोनी होश में ही नहीं था। फिर भी चाकू अलीशा को रोनी के सामने ले जाता है और मजबूर करता है कि वो खुद कबूल करे। रोनी को धमकी दी गई थी, अगर उसने झूठ नहीं बोला तो अलीशा को मार दिया जाएगा। अपनी जान की परवाह किए बिना रोनी झूठ बोल देता है कि उसने अलीशा को भुला दिया है। ये सुनकर अलीशा टूट जाती है और चाकू से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों चर्च की तरफ निकलते हैं, जबकि रोनी को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है। गुंडे उसे हाई वोल्टेज करंट देते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन रोनी अपनी जंजीरें तोड़ देता है और सब पर टूट पड़ता है। एक एक करके सारे गुंडों को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि चाकू के भाई को भी। फिर वो चर्च पहुंचता है जहां शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। सामने 100 से ज्यादा आदमी खड़े हैं, लेकिन रोनी सबको अकेले खत्म कर देता है। आखिरकार उसका सामना चाकू से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में रोनी चाकू को नीचे गिरा देता है। अलीशा चिल्लाती है, इसे मार दो, वरना ये फिर से लौटेगा और हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। अलीशा की ये बातें सुनकर चाकू अंदर से टूट जाता है। वो गुस्से में दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चर्च के अंदर लगी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति गिरती है और सीधे चाकू के ऊपर आ गिरती है। वहीं उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ कहानी का अंत होता है। रोनी और अलीशा आखिरकार एक हो जाते हैं। मूवी यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर मूवी की दिलचस्प एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिलती रहे।